नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। यह टॉपिक आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं यूपी में, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे 2011 के सेंसस के बारे में, 2011 की जनगणना के बारे में। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं 2011 की जनगणना से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथ साथ हम यूपी की जनगणना को भी कवर करते चलेंगे। मैं आपको यूपी के बारे में फैक्ट और पॉइंट साथ साथ में बताते चलूँगा, जिससे आपको भारत की जनगणना और इसके साथ ही यूपी का भी फैक्ट आपको क्लियर होते चलेगा जनगणना का। तो एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी की पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा उनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी जो हमें जनगणना से रिलेटेड होनी चाहिए। और भारत में जनगणना जो है, इसकी शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से जो है भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। कब? तो 1872 से। तो ये फैक्ट पहला आपको याद रखना है। तथा प्रथम जो नियमित रूप से जनगणना थी वो आपकी स्टार्ट होती है 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यानी कि जनगणना की शुरुआत तो आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हो जाती है, परंतु नियमित रूप से जो जनगणना होती है वो 1881 से शुरू होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का जो श्रेय है ये स्वीडन देश को जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन देश को जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। और इसका सबसे बड़ा जो उच्च अधिकारी होता है, यानी कि जनगणना संगठन का सबसे बड़ा उच्च अधिकारी होता है भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। तो वर्तमान में कौन हमारे हैं? भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो विवेक जोशी हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, विवेक जोशी वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। तो ये फैक्ट, ये की पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 2011 में जो है यह 15वीं जनगणना हुई है। आप याद कर लीजिएगा, 2011 की जो है जनगणना है यह 15वीं जनगणना है। यानी कि और स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो यह स्वतंत्र भारत की आपकी 7वीं जनगणना हो जाएगी। लेकिन हम ओवरऑल बात करें तो यह 15वीं जनगणना थी आपकी 2011 की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2011 की जो जनगणना थी वह कौन से नंबर की जनगणना थी। तो अगर आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद की अगर पूछे तो आपकी 7वीं हो जाएगा, लेकिन अगर ओवरऑल पूछे तो आपकी यह 15वीं जनगणना थी 2011 वाली। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको याद रखना है। और जनगणना के अनुसार विश्व का सबसे युवा देश भारत है। तो आप याद कर लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है विश्व का सबसे युवा देश है। तो ये की पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा हाल ही में आपका 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तथा इसमें बताया क्या गया कि भारत जो है अगले वर्ष, यानी कि अगला जो 2023 का वर्ष होगा, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि अगले वर्ष से हम विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे अगले वर्ष, यानी कि 2023 में हम मोस्ट पॉपुलेशन वाला, हमारा जो देश है मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ थी। यहाँ पे हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वह 121 करोड़ थी। अब तो इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी कि हमारी जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2001 से 2011 के बीच जो है 10 की वृद्धि दर्ज की गई, 17.7%। आप याद कर लीजिएगा, 2001 से लेके 2011 के बीच जो 10 की वृद्धि दर थी वह 17.7% थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा,
1921 का जो वर्ष है, 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला की पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और देश की कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या वो है 31.2% है। अब ध्यान से याद कर लीजिएगा, देश की कुल जनसंख्या में जो है नगरीय जनसंख्या 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या आपकी 68.8% थी। तो ये 2011 के आंकड़ों की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.70% है और नगरीय जनसंख्या यूपी की कितनी है, तो 22.30% है। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक फैक्ट और पॉइंट को कवर कर लिया है। अब हम मेन चीज़ पर बात करेंगे, मेन डेटा पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स, इसको तो कम से कम आप याद ही कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, सेकेंड पे महाराष्ट्र आएगा और थर्ड पे आपका बिहार आएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है और थर्ड नंबर पे आपका बिहार आता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपी की जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19,98,12,341 थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या का 16.5% थी, यानी कि देश की कुल जनसंख्या के जो 16.5% लोग हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही निवास करते थे। ये डेटा आपका 2011 की जनगणना का है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की हमने बात कर ली, अब हम देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो दो कम से कम आप याद रखिएगा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो सिक्किम और सबसे कम यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी और सेकेंड नंबर पे मिजोरम है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है, फिर आता है आपका मिजोरम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा है दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हमारा है लक्षद्वीप। ये 2011 के जनगणना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की हमने बात कर ली है। आइए कुछ यूपी के बारे में भी बात कर लेते हैं। पेन और कॉपी लेके साथ बैठे हैं ना, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो आइए यूपी की हम बात कर लें। तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज हो जाएगा उत्तर प्रदेश का और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का महोबा हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। तो ये की पॉइंट आप साथ में याद करते चलिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में मेघालय आपका टॉप पर है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, यानी कि मेघालय में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है। तो आप याद कर लीजिएगा 27.95% की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह सर्वाधिक थी जो देखने को मिली थी मेघालय में। और सेकंड नंबर पर था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है 26.03% की जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद न्यूनतम यहाँ पे सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला यहाँ पे राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य आपका नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में जो है जनसंख्या आपकी घट गई थी, आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं -0.6 यानी कि -0.6% जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे घट गई थी, यानी कि यह डिक्लाइन की थी पॉपुलेशन नागालैंड में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और सेकेंड पे आपका था केरल, यानी कि ये न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य
राज्य थे। नागालैंड की जो जनसंख्या थी वह माइनस हो गई थी, यानी कि घटी थी। और सेकेंड नंबर पे आप था आपका केरल था। तो ये आपके न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य थी। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश आपका था दादरा एवं नगर हवेली, और आपका न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश था आपका लक्षद्वीप। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हमने देख लिया है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की। तो ये बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कहाँ पर देखने को मिली थी? तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखने को मिली थी, और न्यूनतम जो 10 की वृद्धि दर थी वह कानपुर नगर में देखने को मिली थी। तो एक की पॉइंट आपको याद रखना है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर आपकी कहाँ पर थी? उत्तर प्रदेश में, तो गौतम बुद्ध नगर में थी, और न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर आपकी कानपुर नगर में थी। तो ये की पॉइंट आप साथ में याद करते चलिए। अब हम बात करेंगे किस पे? तो घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की आइए बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी का टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को आप याद कर लीजिएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आप याद कर लीजिएगा, कुल जनसंख्या घनत्व 382 है भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। तथा सर्वाधिक, आइए बात कर लेते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। और इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरे नंबर का राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, और आपके बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा पहले नंबर पे, और सेकंड पे आपका वेस्ट बंगाल है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, और सेकंड पे आपका आता है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में देखा गया कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व देखने को मिला था 2011 के सेंसस के अनुसार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व था, जो कि भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था आपका अरुणाचल प्रदेश, और सेकंड नंबर पे आपका था मिजोरम। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको मिलेगा दिल्ली में, तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। यहाँ पे हम यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। तथा दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दिल्ली का आपका जनसंख्या घनत्व था 11,320। आप याद कर लीजिएगा, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है आपका दिल्ली का जनसंख्या घनत्व था, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भी था आपका दिल्ली। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो यहाँ पे हमने जनसंख्या घनत्व की बात कर ली थी। और भारत का टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के सेंसस के अनुसार? तो 382 था टोटल जनसंख्या घनत्व भारत का 2011 के सेंसस के अनुसार। तो यहाँ पे हमने जनसंख्या घनत्व की बात की है। तो आइए यूपी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस डेटा को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए यूपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? 829। कितना था? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो था उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है उत्तर प्रदेश का। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में, इतनी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब लिंगानुपात की यहाँ पे हम बात करेंगे, और लिंगानुपात के बारे में आइए बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो लिंगानुपात का मतलब होता क्या है, सबसे पहले आइए जान लेते हैं। तो 1000 पुरुषों की संख्या पर कितनी महिलाएं हैं
उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपसे लिंगानुपात की डिफिनीशन पूछी जा सकती है। तो 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 के डेटा के अनुसार भारत का टोटल लिंगानुपात था, टोटल सेक्स रेशियो था 943। तो भारत का टोटल आप याद कर लीजिएगा, सेक्स रेशियो था 943। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका था केरल और सेकंड नंबर पे था आपका तमिलनाडु। केरल का लिंगानुपात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1084 था 2011 के सेंसस के अनुसार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य था आपका हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हरियाणा का लिंगानुपात था 879 जो था हरियाणा का लिंगानुपात था, जो कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य था भारत का यह हरियाणा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर उस समय 2011 के डेटा की हम बात कर रहे हैं, अब तो जम्मू कश्मीर आपका यूटी बना दिया गया है, लेकिन जब उस समय आपका डेटा आया था तो उस समय यह राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है, उस समय जम्मू कश्मीर का जो था लिंगानुपात वो था 889। तो सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर था न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों में, और फर्स्ट पे आपका हरियाणा था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम यूटीज़ की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात आपको पुडुचेरी में देखने को मिलेगा, और न्यूनतम मिनिमम सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलेगा दमन और दीव में। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने भारत के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे यूपी के बारे में। तो यूपी का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात आपको मैंने बताया था 943 है, और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा जौनपुर नगर में, और जौनपुर में 1024 लिंगानुपात है, और न्यूनतम जो लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर में है 851। तो ये डेटा आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है 851, और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में जौनपुर में है, तो 1024 है। तो ये डेटा आपको साथ में याद करते चलना है। अब हम बात करेंगे साक्षरता दर की। इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो साक्षरता दर कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साक्षरता दर मतलब होता क्या है, आइए बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। तो साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित की जाती है। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत में 7 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो भी 7 वर्ष के आयु पूरी कर लेते हैं, उनको जो है ऐसा माना जाता है कि वे पढ़ लिख सकते हैं। तो इसी कारण से जब भी साक्षरता दर आपकी निकाली जाती है तो 7 वर्ष से ऊपर के आयु के व्यक्तियों को ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ऐसा भारत में माना जाता है कि 7 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वे पढ़ लिख सकते हैं। तो साक्षरता दर को इस प्रकार से निकाला जाता है। भारत में कुल साक्षरों की संख्या अपॉन 7 वर्ष से अधिक वायु की जनसंख्या गुणे 100 से आपका साक्षरता दर निकाला जाता है। तो ये आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो साक्षरता दर है इसमें कितने आयु से ऊपर के व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं, तो भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को साक्षरता दर में सम्मिलित किया जाता है। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं अगर हम भारत की कुल साक्षरता दर की बात करें तो 73% जो थी भारत की कुल साक्षरता दर थी 2011 के सेंसस के अनुसार। तो ये डेटा आपको याद रखना है। भारत की कुल साक्षरता दर थी वह 73% थी। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो आइए बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल था, हमेशा की तरह। केरल की साक्षरता दर 94% थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। केरल की जो साक्षरता दर थी वह 94% थी। और मिजोरम सेकंड नंबर पे आता है। मिजोरम की जो साक्षरता दर थी वह कितनी थी, तो मिजोरम की 91.3% थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ ही ये दोनों जो राज्य हैं, इन दोनों राज्य में सर्वाधिक पुरुष व सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। केरल में सर्वाधिक पुरुष व सर्वाधिक महिला साक्षरता दर यहीं पे है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे भी, यानी कि प्रथम के बाद सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य पहले नंबर पे केरल है, एवं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में प्रथम स्थान पे भी केरल है, और सेकेंड नंबर पे भी यही दोनों रहेंगे। सेकेंड नंबर मिजोरम रहेगा
तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ओवरऑल ये दोनों भी सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता दर में भी इन दोनों का ही स्थान है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में आपका बिहार सबसे नीचे आता है, यानी कि बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, और सेकंड नंबर पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है और सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन आपका जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। बिहार में जो है न्यूनतम साक्षरता दर, लेकिन सेकंड में महिलाओं में जो है आपका राजस्थान आ जाता है महिला की न्यूनतम साक्षरता दर के मामले में। तो राजस्थान आपका सेकंड नंबर पे आता है न्यूनतम महिला साक्षरता दर में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में आपका क्या मैंने बताया था, पहले नंबर पे केरल है और सेकंड नंबर पे आपका मिजोरम है, और इसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता दर में आपका पहले नंबर पे केरल है और सेकंड नंबर पे मिजोरम है। तो इस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसका जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर कितनी है। तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, आप याद कर लीजिएगा, लक्षद्वीप में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर थी 91.8% और दादरा एवं नगर हवेली में न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दादरा एवं नगर हवेली में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई थी। यहाँ पे हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर जो है वो राजस्थान में देखने को मिला था 2011 के सेंसस के अनुसार, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने साक्षरता दर की बात की है, तो आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी। तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7%। कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 67.7% जो है टोटल साक्षरता दर है, टोटल लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश की। जिनमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और महिला साक्षरता दर 57.2% है उत्तर प्रदेश की। तो ये डेटा आपको याद रखना है। वहीं अगर हम सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर श्रावस्ती में है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर नगर में है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती में है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, जो न्यूनतम साक्षरता दर की बात है तो न्यूनतम में चाहे ओवरऑल हो, चाहे पुरुषों की साक्षरता दर हो, चाहे महिलाओं की साक्षरता दर हो, उसमें श्रावस्ती सबसे निचले स्थान पर है। यानी कि न्यूनतम अगर पूछा जाए साक्षरता दर यूपी में तो श्रावस्ती आप याद कर लीजिएगा, श्रावस्ती सबसे नीचे है न्यूनतम के मामले में। जो भी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण साक्षरता दर वो कितनी है, तो 64.46% 64.46% जो है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर है। और नगरीय साक्षरता दर कितनी है, तो 75.14% जो है नगरीय साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा की पॉइंट यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं, आइए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक SC यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। वहीं और न्यूनतम और अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य आपका मिजोरम है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं यानी कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या आपको मिलेगी यूपी में और सबसे कम मिलेगी मिजोरम में। तो पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा SC प्रतिशतता वाला राज्य आपका पंजाब हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा SC यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपका पंजाब है और न्यूनतम में प्रतिशतता में भी आपका मिजोरम, यानी कि न्यूनतम और ऐसे हो जाएगा जनसंख्या SC जनसंख्या में और प्रतिशतता में न्यूनतम में आपका मिजोरम हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा। लेकिन ऐसे ओवरऑल SC जनसंख्या वाला सर्वाधिक राज्य आपका यूपी हो जाएगा और प्रतिशतता में आपका मिजोरम हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूनतम इन दोनों में पूछ ले
तो न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला राज्य प्रतिशतता में भी और ऐसे भी मिजोरम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य आपका एमपी है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एमपी में कहाँ पर, तो एमपी में जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखें, यहाँ पे राज्य की हम बात कर रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिशतता में आपका लक्षद्वीप टॉप पे आ जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि प्रतिशतता की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लेकिन ऐसे हम बात करें तो एमपी में जो है सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, आप याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आपको मिलेगी सिक्किम में, आप याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आपका गोवा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये प्रतिशतता और ऐसे दोनों आपको याद रखना है। अगर ऐसे पूछे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी हो जाएगा और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला राज्य आपका कौन सा होता है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज अगर लग जाए तो आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य आपका महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जो है नगरीय पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आपका गोवा है, आप याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आपका गोवा है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जो भी मैंने आपको बताया है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे उनमें 1 से 2 प्रश्न इस वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।